दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों फिजिक्स जो है वो आपके नाविक जीडी के सेक्शन 2 में 25 मार्क्स की पूछी जाती है, तो काफ़ी बड़ा रोल आपके लिए प्ले करती है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और एंड में आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें बोला गया है कि विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के शुद्ध मापन हेतु सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है, यानी कि द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब देखिए आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, विभव मापी या फिर व्हीट स्टोन सेतु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभव मापी। ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए विभव मापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 3 नए कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है जो कि आपके होने वाले हैं अपाची एयरफोर्स XY ग्रुप, रणभूमि NDA और वीर NDA। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जाम या फिर NDA एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकता है। काफ़ी शानदार कोर्सेज होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप लोग रिटन एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में आप लोगों को सिंपली वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आपसे कोर्स सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको डिफेंस की कैटेगरी में भाई NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करना है और सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो भाई रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भाई आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि वाटलेस करंट्स मीन्स। तो अब देखिए भाई वाटहीन धारा क्या होती है। तो वाटहीन धारा जो है ये आपके औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। ठीक है, यानी कि द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए साइकिल इज 0, इसी को बोला जाता है वाटहीन धारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडल फ्लूइड इज, यानी कि एक आदर्श तरल जो होता है उसका श्यानता गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक या फिर शून्य। ठीक है, तो देखिए भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन आइडल फ्लूइड इज 0, यानी कि एक आदर्श तरल का श्यानता गुणांक जो है वो 0 होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि एक आदर्श तरल का पृष्ठ तनाव कितना होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की भी अगर बात होगी यानी कि सरफेस टेंशन की, तो भाई सरफेस टेंशन भी जो है ये आपका शून्य होता है यानी कि 0 होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो कि आपके नेवी SSR में पूछा जा चुका है कि एक आदर्श तरल का संपीड्यता गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो अगर संपीड्यता गुणांक कहा जाता है तो देखिए भाई ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि नियत आपका हो जाएगा संपीड्यता गुणांक। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई आप लोगों के लिए हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो ऊष्मागतिज निर्देशांक नहीं है। तो ऊष्मागतिज निर्देशांक की बात हुई है तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं भाई आप लोगों को यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है दाब। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आयतन, तीसरा ऑप्शन हो गया ताप और चौथा ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर D प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, जो कि एक थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल नहीं है यानी कि ऊष्मागतिज निर्देशांक नहीं है।
तो अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों है, तो देखिए भाई हम लोग जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी वी इज इक्वल टू होता है NRT, ठीक है। और ये n यहाँ पर क्या है, तो n जो है भाई अणुओं की संख्या होती है। इतना क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ से क्या क्या क्लियर हो रहा है, देखिए पी क्या हो गया प्रेशर, वी क्या हो गया वॉल्यूम, और टी क्या हो गया टेम्परेचर, यानी कि दाब, आयतन और ताप, ये तीनों जो है भाई आपके ऊष्मागतिज निर्देशांक हैं। लेकिन स्ट्रेस जो है यानी कि प्रतिबल, ये आपका एक ऊष्मागतिज निर्देशांक यानी कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारा जो लास्ट वीडियो था फिजिक्स का पार्ट 1, उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन गलत हो गया था। 5th नंबर क्वेश्चन था वो आपके, और उस क्वेश्चन में था कि एक गतिशील आवेश जो होता है वो संबद्ध होता है, ठीक है। तो भाई उसमें आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, ठीक है। उसका आंसर मैंने आप लोगों को कमेंट में भी पिन कर दिया था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे। अब जब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक न्यूमेरिकल दिया गया है भाई आप लोगों को, और आपको पता है कि नाविक जीडी एग्जाम में आप लोगों को न्यूमेरिकल जरूर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस, ठीक है, यानी कि आयतन की बात की गई है आदर्श गैस के, कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, नियत ताप पर, ठीक है, ऑफ 50 PA। तो अब देखिए भाई 50 पास्कल, देन वर्क डन इज, यानी कि किया गया जो कार्य होगा ये क्या होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। आदर्श गैस का आयतन की बात हुई है जो कि चेंज हो जाता है 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब में नियत ताप पर, और इसका जो पास्कल दाब कितना बोला गया है 50 पास्कल, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा। तो देखिए भाई बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और इजी भी है, ठीक है। सिर्फ जो है आपका एक फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, तो भाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई P बराबर पास्कल कितना हो जाएगा 50 पास्कल दिया हुआ है प्रेशर, ठीक है। तो ये हमें कितना दे दिया गया 50 पास्कल। इसको भाई देखिए V1 कितना दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम आयतन कितना दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब, कितना दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब। और V2 की अगर बात की जाए, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको, तो ये आपको दिया गया है 4 मीटर क्यूब, बिल्कुल दिया हुआ है। चलिए अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका, यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा P डेल V, ठीक है। ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, बिल्कुल। अब देखिए भाई हमें यहाँ पर सब चीज़ें दी गई है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर को निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये W बराबर हो जाएगा आपका P का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो P की वैल्यू है भाई 50, ठीक है। अब देखिए डेल V यानी कि ताप में परिवर्तन, ये क्या होता है डेल V, ये होता है आपका ताप में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है ये ताप नहीं होगा, ये आयतन में परिवर्तन जो है ये वो है। तो अब देखिए भाई 4 से 10 में हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 4 - 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बात बोली गई है यहाँ पे, बिल्कुल। अब देखिए भाई ये क्या हो जाएगा आपका W बराबर 50 और ये अंदर आ जाएगा -6, बिल्कुल -6 आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका W बराबर माइनस और 6 पंजे हो जाएगा आपका 30, यानी कि -300, और कार्य है तो ये क्या होगा आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। तो W बराबर आ गया आपका -300 जूल। तो भाई आपका ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -300 जूल। ये क्वेश्चन जो है आपको अगर देखने को मिलेगा तो एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये नेवी SSR में सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका संरक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को पता होगा कि भाई ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है ये आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका, ऊर्जा संरक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल Q बराबर क्या होता है भाई,
डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये होता है बिल्कुल उष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है वो यही बोलता है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी क्षय नहीं हो रहा है, तो ये भाई ये जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम पालन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर, ठीक है, प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए भाई ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, न्यूनतम यानी कि मिनिमम, या फिर नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई उत्तल पृष्ठ से परावर्तन के बाद में जो है प्रकाश अधिकतम समय वाले पथ का अनुसरण करेगा, ठीक है, अधिकतम समय वाले पथ का अनुसरण करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निकोल प्रिज्म, ठीक है, यानी कि एक निकोल प्रिज्म जो होता है वो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई लोग, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो बोला गया है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, विकिरण, द्विवर्णता या फिर द्वि अपवर्तन। तो देखिए एक निकोल प्रिज्म जो होता है ये आपका डबल रिफ्रैक्शन यानी कि द्वि अपवर्तन के सिद्धांत के ऊपर में काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वि अपवर्तन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एनडीए लेवल तक के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अध्यारोपण में यानी कि इन द फिनोमिनन सुपरपोजिशन, तो इसमें क्या होता है भाई, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का क्षय होता है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनर्जी रिमेन्स यूनिफॉर्म्स एवरीवेयर यानी कि ऊर्जा हर जगह एक समान होती है। तो भाई अध्यारोपण में क्या होता है कि ऊर्जा जो होती है उसका हमेशा पुनर्वितरण होता है, यानी कि एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द फिनोमिनन सुपरपोजिशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक संधारित्र में हवा के स्थान पर एक पेराविद्युत माध्यम को भर दिया जाता है और इस पेराविद्युत माध्यम का नियतांक जो है भाई ये के दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि संधारित्र की धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर जो होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेज बाई के टाइम्स, यानी कि के गुना बढ़ जाएगी। अब देखिए ऐसा क्यों, तो हम लोग जानते हैं कि पेराविद्युत नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, ये ठीक ये हो जाएगा सी मीडियम अपॉन सी एयर, और ये क्या बोला गया है यहाँ पे कि पेराविद्युत नियतांक जो है वो के है, तो भाई आपके के गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और इसके अलावा नेवी एसएसआर दोनों में आ चुका है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो आपको जो है भाई शांता गुणांक की विमा यहाँ पे बतानी है। तो शांता गुणांक की विमा क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम L-1 और T-1। अब ऐसा क्यों, तो देखिए भाई हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है माइनस नीटा ए dV अपॉन dx, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ से जो है हम लोग जानते हैं शांता गुणांक बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है यानी कि माइनस है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी नीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका F अपॉन ए dx अपॉन dV, ये हो जाएगा बिल्कुल। अब जो है आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो विमा, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम L-1 और T-1। चाहे तो आप लोग भाई इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु नहीं देख पाता। ठीक है, अधिक दूरी पर रखी वस्तु जो है वो नहीं देख सकता एक व्यक्ति। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर f बराबर क्या हो गया भाई आपका, तो f बराबर हो गया -40। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि सुदूर वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए उसे किस क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि लेंस की क्षमता। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा 100/f, ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो भाई ये हो जाएगा आपका f की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -40। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा भाई आपका 2.5 डायोप्टर, और माइनस का क्योंकि माइनस है हमारे पास में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए इक्वेशन फॉर बर्नौली थ्योरम, यानी कि बर्नौली प्रमेय की समीकरण, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए भाई आई होप आप लोगों को याद होगी बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपकी होती है P + 1/2 रो V2 प्लस रो G H = कॉन्स्टेंट, यही होती है। ठीक है, अब देखिए ये आपको कहाँ दी गई है, तो ये भाई आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे P क्या होता है, तो भाई P होता है आपका प्रेशर। ठीक है, और ये 1/2 रो V2 क्या है, तो ये आपका हो जाएगा भाई गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये रो GH क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होगी, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट इन, यानी कि ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम किस में होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है इसका आंसर पता होगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, वायु में, पानी में, निर्वात में, या फिर इस्पात यानी कि स्टील में। ठीक है, तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिकतम होता है आपका स्टील में यानी कि इस्पात में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, बहुत ही इजी है लेकिन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन ताप मापक्रमों पर एक समान संख्यात्मक मान होगा। ठीक है, तो एक समान संख्यात्मक मान पूछा है फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच। ठीक है, तो भाई हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F-32 अपॉन ये आपका हो जाएगा 180। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, केल्विन का पूछा है। ठीक है, क्योंकि फ़ारेनहाइट और केल्विन का पूछा है तो भाई हम लोग इन दो की वैल्यू लेंगे, बाकी सबको नेगलेक्ट कर देंगे। तो K - 273 बट्टे में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग मान लेते हैं कि भाई वो मान जो होगा ये आपका x होगा। ठीक है, तो f और k की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, x, क्योंकि हम लोगों ने माना कि मान जो है वो x होगा। तो x - 32 बट्टे 180 इज इक्वल टू x - 273 बट्टे 100। अब जो है भाई आप लोग x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है थोड़ा बहुत। अब कैलकुलेशन आप लोगों को सॉल्व करनी है यहाँ पे, और इसका जो आंसर आएगा ये आपका आने वाला है 574.25 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 574.25 डिग्री जो होगा वो मान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जूल थॉमसन प्रभाव में निम्न में से कौन सी राशि जो होती है वो नियत होती है। ठीक है, जूल थॉमसन प्रभाव में कौन सी राशि नियत होती है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, ताप, एंथैल्पी, एंट्रोपी, या फिर इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। तो देखिए भाई जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी जो होती है उसका मान हमेशा नियत होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एंथैल्पी।
ठीक है, जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी का मान नियत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, रासायनिक क्रियाएं, नाभिकीय क्रियाएं, नाभिकीय विखंडन, या फिर अन्य और सौर समूहों के साथ गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को इसका आंसर जो है पता होगा, क्योंकि भाई सौर ऊर्जा में जो स्रोत होता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है भाई कि +4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर समताओं के दो लेंस संपर्क में रखे हो तो संयुक्त लेंस की फोकल दूरी क्या होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान में देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या है कि संयुक्त लेंस की समता निकालनी है। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की समता बराबर क्या हो जाएगा, P = P1 + P2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में वैल्यू है P1 और P2 की। P1 की वैल्यू क्या दी गई है भाई, +4, और P2 की वैल्यू क्या हो गई, -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए P बराबर हो जाएगा आपका +4 और -2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो ये आपका आ गया भाई 2D आ गया, ये हो जाएगा 2D। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए ये हो जाएगा आपका F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P, तो 100 हो जाएगा सेम, और P की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 50, और ये F है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखिए 50 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। ठीक है, यानी कि व्हाट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर आवर्तकाल। तो भाई इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो स्थिर रहती है सरल आवर्त गति में, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। किसी सरल आवर्त गति में जो है आवर्तकाल हमेशा स्थिर होता है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया गया है कि विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो विवर्तन जो होता है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो विवर्तन जो होता है वो हमेशा प्रकाश की तरंग प्रकृति जो होती है उसको दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेव नेचर। ठीक है, यानी कि तरंग प्रकृति को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्विज फॉर यू में आपके लिए क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध जो है उसका मान क्या होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तो 0, अनंत, स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक। इनमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, और वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस की PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हो तो भाई ऐड हो जाओ, उसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।